तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें भी हैं आपकी, ठीक है। अब हेमंत ऋतुचर्या में आपकी बॉडी हीट क्यों मेंटेन रह रही, उसकी मैंने बात कर ली है। अब बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या में आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेनली यही होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो चक्रपाणी जी ने कहा है कि पहले आपके बल का वर्धन होता है और उसके बाद फिर अग्नि का वर्धन होता है। तो अभी आपने देखा था कि शरद ऋतुचर्या भी आपको बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ रहा था, कोई भी हैवी चीज़ें नहीं खानी पीनी थी, बता रही थी। बट आप लोग खुश हो जाओ कि ये ऐसा मौसम आ रहा है कि आप भारी भारी चीज़ें खा सकते हैं। पर यह है कि ख्याल रख लीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि हमने बोल दिया आपने खाना शुरू कर दिया। जेपी त्रिपाठी जी नमस्कार सर। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारी डाइजेस्टिव फायर ठीक है, और खुद इंसान को पता चल जाता है। जैसे होता नहीं कि बीपी के मरीज को सबसे पहले पता होता है, इंस्ट्रूमेंट में बाद में चेक करेगा, डॉक्टर को बाद में एहसास होगा, उसको पहले पता होता है कि मेरा बीपी बढ़ा है या घटा है। उसी तरीके से शुगर के मरीज को खुद पहले पता चलता है कि हमारा शुगर बढ़ा है या घटा है। उसी तरीके से हमारी जब डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है तो बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई है, वो भी हमारी बॉडी इटसेल्फ बताती है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अब और क्या होता है, अगर आप इस हेमंत ऋतु में, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग का रहता है नहीं मेरा तो वेट गेन हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा या बहुत कम खाऊंगा, तो उनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है। अगर हेमंत ऋतु में आपने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, रस धातु की दुष्टि हो जाएगी या ड्राइनेस बॉडी में आ जाएगी और वात प्रकोप हो जाएगा। तो समझ लो बहुत सारा ड्राइनेस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो अगर जिन लोग की ड्राई स्किन पहले से रहती है उनकी आप देखते हैं ना विंटर सीजन में और ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्यों, खाने पीने का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हो सकती, फिर वात प्रकोप होगा तो पक्का सी बात है पेन भी बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ ये भी हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जिस ऋतु में जैसा आहार विहार होता है, मतलब जैसा हमें खाना खाना चाहिए और जैसा हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और इसी वजह से इस सेशन को मैं ले रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। अब हेमंत ऋतु में आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका जो खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए, तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस मौसम में आप स्निग्ध चीज़ें मतलब ऑयली चीज़ें अच्छे से खा सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, जो कुछ लोग बड़े खट्टे खट्टा खाने के शौकीन होते हैं तो वो लोग खा सकते हैं। साल्टी चीज़ें खा सकते हैं, और मेजॉरिटी हमारी जो भी चीज़ें आइटम किचन की बनती है वो सब में तो सॉल्ट पड़ा ही रहता है। तो स्निग्ध अम्ल लवण रसयुक्त आहार बहुत अच्छे से सेवन कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर चर्क में इंडिकेशन है। उसके अलावा जो है आप गुड़ वगैरह की बनी चीज़ें खा सकते हो। और आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ही या कार्तिक मौसम में देखते हो नया नया गुड़ वगैरह आता है, तो पहले भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। तो गुड़ है, पीठी से बने पदार्थ हैं, वो भी खा सकते हो। और उड़द भी खा सकते हो, तो उड़द या उड़द के आइटम भी आप अच्छे से खा सकते हो। ये भाव प्रकाश में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो मैं आपको चरक का भी बता रही हूँ, मैं आपको अष्टांग का भी बता रही हूँ। भाव प्रकाश का मतलब टोटल जहाँ से भी जो चीज़ हमारी संहिताओं में वर्णन है ना, तो वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें आप लोग को मैं बता रही हूँ। औदक मांस जो होता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, औदक मांस होता है यानी कि वाटर एनिमल्स जैसे हैं, मछली वगैरह खाने का शौकीन है तो देन यू कैन टेक इन दिस सीजन। अनूप मांस होता है जहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। एक होता है इटसेल्फ पानी में, और एक एरिया ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ 3 तरह के देश होते हैं, जंगल, अनूप और साधारण देश। तो अनूप देश के जो भी जानवर हैं उनको आप ले सकते हैं, उनके अंदर क्या होता है फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सूकर वगैरह हैं। फिर बिले से मतलब बिल में रहने वाले जो पक्षी वगैरह हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, आप उनको खा सकते हैं। प्रसव मतलब जो होता है कि कह सकते हैं नोच खसोट करके खाने वाले होते हैं, कौवा है, बाज है, आप इन सब का भी मीट या मांस खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसी तरीके से भुना हुआ मांस वो भी आप इस मौसम में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और इस मौसम की एक और अच्छी ब्यूटी है कि आप वाइन या अल्कोहल ले सकते हैं, बट दैट अल्कोहल शुड बी मेड फ्रॉम इच्छू। तो इच्छू से जो बनी हुई गन्ने का जो बना हुआ अल्कोहल है वो आप ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं सीधू बोलते हैं। तो सीधू ले सकते हैं, मदिरा ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ जो आप लोग को पता होना चाहिए, अनुपान में मतलब कुछ भी खाया पिया तो उसके बाद है आप मधु का सेवन कर सकते हैं। तो इस ऋतु में मधु का सेवन करना चाहिए। अब अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो जब वर्षा ऋतु की चर्या थी तो वर्षा ऋतु में था मधुदक, मतलब मधु वाले पानी का सेवन करना था, गर्म पानी का सेवन करना था। पानी कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि सिंपल पानी का, आपका बॉयल पानी का ही सेवन करना था। और जब आपकी शरद ऋतु आई थी तो चारों तरफ जो पानी था वो क्लीन हो गया था, अंशोधक वाली टर्मिनोलॉजी थी, अंशोधक था कि सूर्य की किरणें पर करके ठीक हो गई थी। इस मौसम में अनुपान के रूप में मधु का या हनी का सेवन है। मैंने कहा ये भी आपको लोग को याद दे रही हूँ।
अब इस मौसम में आप मिल्क और मिल्क के बने आइटम भी अच्छे से खा सकते हो। तो गोरस मतलब दूध और दुग्ध के विकार जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। तो खीर वगैरह है और भी 50 तरह की चीज़ें, मिठाइयाँ उठाइयाँ वो सब खा सकते हैं, बट अपनी डाइजेस्टिफायर का ख्याल रखना पड़ेगा। इच्छू और इच्छू के विकार है तो चीनी है, गुड़ है, खांड है, ये सब सारी चीज़ें खा सकते हो। तो गुलगुले उलगुले बना करके इस मौसम में लोग बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। वसा तेल वगैरह खा सकते हो। नया अन्न जो है बोलते हैं नव औदन, मतलब नया चावल खा सकते हो। तो नया चावल इस वक्त अगर आया हुआ है तो वो आप अच्छे तरीके से खा सकते हो। तोयम उष्णम। अब ख्याल एक चीज़ का क्या रखना है, इस मौसम में बहुत ख्याल रखिएगा कि गर्म पानी पीना। वैसे भी बाहर ठंड लगी रहती है, तो यहीं से एक बात मैं आपको और बताऊंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि हेमंत ऋतु में या जिनको ठंडी के मौसम में तकलीफ होती है, उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, बहुत लेथर्जीनेस लगता है, बहुत आलस लगता है, और ठंड के मारे परेशान रहते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा पहन नहीं सकते, क्योंकि सर्टेन एज के जब आप हो जाते हैं तो ज़्यादा कपड़े पहनते हो ना, तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी यार बिची बिची सी है, आपका हाथ पैर उतना आज़ाद नहीं है और ठंड भी लग रही है। ये मेरा आजमाया हुआ सो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो इस मौसम में जब भी कभी पानी पी रहे हैं जितने टाइम भी, तो एक तो शास्त्र हमारा सीधे सीधे कर रहा है तोयम उष्ण, मतलब गर्म पानी पीना है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप गर्म पानी पीजिए। नीरज मिश्रा जी नमस्ते। तो इस बात का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपको जो, जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो ठंड लगने वाली परेशानी नहीं होगी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होंगे इस मौसम में भी फ्रिज का पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम वगैरह खाने का शौकीन है, तो प्लीज़ इस तरह का काम नहीं करेंगे। हालांकि वो चीज़ें मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि वो भी हमारा शास्त्र काउंटर इंडिकेशन करता है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ पर्सनली, बहुत सारे लोग दिसंबर जनवरी की ठंड में भी अच्छा खासा यूज़ करते हैं। ठीक है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और न जाने क्या क्या, मतलब जो कुछ भी कह सकते हो उस तरह के चिल्ड आइटम खाने के शौकीन है। तो शास्त्र सीधे सीधे कहता है गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी पियोगे तो आपको बहुत अच्छा सा लगेगा, बहुत ठंड नहीं लगेगी। जैसे जिन लोग को थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है उन लोग के साथ होता है, मेनोपॉजल एज ग्रुप वगैरह वालों के साथ में होता है, टेम्परेचर के बहुत डिफरेंसेस वगैरह आते हैं, तो आप मौसम की मार आपको बर्दाश्त हो जाएगी, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और ये सारे जब आप करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है, आपकी आयु क्षीण नहीं होती है। ये हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो भी ऋतु होती है उस ऋतु का जो भी आहार विहार है, जो भी ऋतुचर्या है, उन सारी चीज़ों का करिए। और भाव प्रकाश ने एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आप हेमंत ऋतु में तिल का सेवन करिए। तो देखिए तिल के लड्डू होते हैं, तिल के और भी बहुत सारे, तिल की पट्टी बनती है, तिल के बहुत सारे आइटम बनते हैं, और बहुत सारे फूड के आइटम जो खाने पीने के डेली की चीज़ें हैं, आप उसमें भी तिल के आइटम डालते रहते हो और आप खाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये भाव प्रकाश में भी क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज़ पता होती है, बट जब हम किसी और से सुन लेते हैं तो हमको और अच्छे से प्रूफ हो जाता है और फिर हम उसको और अच्छी तरीके से फॉलो कर पाते हैं। बिहार की अगर हम बात करें, क्या मतलब आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो इस मौसम में आप बहुत अच्छे से अभ्यंग करा सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। तो अभ्यंगम नित्यम आचरित हमारा शास्त्र कहता है, तो बढ़िया से अभ्यंग कराए। अभ्यंग मतलब मसाज करना है ऑयल के साथ में। तो कहीं कोई और नहीं है या कोई इंसान जो आप जिससे मसाज कर रहे हो, अगर उसकी आपके प्रति बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना अभ्यंग खुद से करिए, किसी और से अभ्यंग मत कराइए। तो ऑयल के साथ मसाज करिए। उत्साधन कराइए। उत्साधन का क्या मतलब होता है, उबटन लगाइए। तो इस मौसम में आपके पास उबटन लगाने की खूब आज़ादी है, तो बढ़िया से उबटन लगाइए। और वर्णगढ़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया हुआ है, उन सारी चीज़ों को लीजिए और ले करके लगाइए। कुछ नहीं समझ में आता, आपके पास हल्दी है, आपके पास अगरू वगैरह है इस मौसम में, हालांकि वो सब सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है, कुमकुम है, वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो उत्साधन या उपटन कर सकते हैं। अब इसी उपटन से एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ड्राई चीज़ों से आप अपना मसाज करते हैं तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वेट लॉस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है त्रिफला से कर लीजिए, त्रिफला पाउडर ले लीजिए, उसको बढ़िया से रगड़ रगड़ करके आप अपना अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, मोटापा भी घटेगा। आप शुंठी के पाउडर से भी अपना उद्वर्तन कर सकते हैं। तो उद्वर्तन है, उत्साधन है। उत्साधन नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन जो लोग बहुत मोटे हैं वो लोग उद्वर्तन करिएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। मूर्धन सिरसा है, तेल जो है सर में तेल डालना है, वो भी इस ऋतु में बहुत ख्याल रखना है। और बहुत सारे लोग आज की डेट में नहीं डालते हैं, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ बिल्कुल ड्राई ड्राई से हेयर से नजर आ रहा है, तो आज वॉश किया हुआ है, तो संडे को ऑयल नहीं डालते हैं। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे को ऑयल डालते हैं, तो मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे ऑयल डालिए, होल बॉडी ऑयल अप्लीकेशंस करिए। जो लोग कभी काल को करते हैं तो उनके लिए तो डेज फॉलो करना बहुत जरूरी है। हालांकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है अभ्यंगम नित्यम
आचरित। ठीक है, और स्वेदन वगैरह है, स्वेदन का जो हमारे यहाँ शास्त्र का तरीका है जनताक स्वेदन का है, सिंपल सा समझो कि आप स्वेदन कर सकते हैं बहुत अच्छा सा, वो बहुत इस मौसम के लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो स्वेदन वगैरह नहीं ले पाते हैं, ऐसे में आप ले सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आतप धूप सेकना, इस मौसम में आप बहुत अच्छे से धूप भी सेक सकते हैं, है ना, और हर कोई सेकता ही है। अभी शरद ऋतु में क्या था, शरद ऋतु में धूप का सेवन नहीं करना था, याद है ना, सुबह और शाम का आप ले रहे थे कि शाम को चंद्रमा की किरणों का अच्छे से सेवन करना था, लेकिन धूप सेकना शरद ऋतु में निषेध था। बट हेमंत ऋतु में धूप में सेक सकते हो, और धूप मतलब हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, या कह सकते हो ठंडियों की धूप बड़ी अच्छी लगती है, कोसा कोसा सा एक बहुत कह सकते हो कि वार्म विंग का एहसास आता है, वार्म वेल विंग का एहसास आता है, तो अच्छे से धूप का सेकिए। बहुत सारे लोग को रहता है ना कि ये सनबर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हल्का सा ऑयल लगा करके, या हमारा कुमकुमादि तेल है, या आयुर्वेद में इसी तरह बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल आप उनको लगा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो आप देसी घी लगा करके भी बैठ सकते हैं, जिनको बहुत लगता है मेरी स्किन बहुत वो है। उसके बावजूद अगर किसी को स्किन के बहुत ज़्यादा इशू है, पक्का सी बात है, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए, आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम है जो हल्का सा धूप लेते ही प्रॉब्लम होने लग रही है। ठीक है, साथ में और क्या कहा है, भूमि गृह जो होता है, जैसे आजकल बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे उनके पास क्या होता है, बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा ना, बेसमेंट थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है, तो फिर बेसमेंट वगैरह में रहेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छा सा लगेगा, तो बेसमेंट में रहिए। जिन लोग के यहाँ पॉसिबल है वो बेसमेंट में रह सकते हैं। जब जैसे मेरा घर है तो वहाँ पर बेसमेंट है, तो बेसमेंट का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से वाकई 10 डिग्री एक्चुअल में ज़्यादा लगता है, या काफ़ी गरम गरम सा कोसा सा फील होता है। उसके अलावा हमारा शास्त्र कहता है उष्ण गर्भगृह जो होता है, मतलब गर्भगृह अगर आपने मंदिर का देखा ना तो बिल्कुल अंदर का होता है, और काफ़ी टेम्परेचर वहाँ सही रहता है, मतलब गर्मी में बहुत गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में बहुत ठंडी नहीं लगेगी। तो उष्ण गर्भगृह में निवास करना चाहिए, मतलब डायरेक्ट कहने का मतलब है कि बाहर से कोई उसमें हवा डायरेक्ट अगर आ रही होगी तो तकलीफ देगी। उसी तरीके से चाहे आपका यान है, मतलब जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे शयन कक्ष है, चाहे जहाँ पर उठ बैठ रहे हो, उठने का स्थान हो, तो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, वॉल्स होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। और आज के ज़माने में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन तब पर भी कुछ लोग को होता नहीं, हम ठंडी ठंडी हवा का सेवन करेंगे और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी मौसम बदला है, तो अभी मौसम बदला तो अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग टी शर्ट वगैरह में टहल रहे होंगे और उनको ठंड लग जाएगी। कहते नहीं, जब मौसम आता है और मौसम जाने लगता है कोई भी, तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो प्लीज़ इस वक्त जो है कपड़े लत्ते अच्छे से पहन कर ओढ़ कर रखिए। अब जैसे मेरे यहाँ आप देख रहे हो मैंने पहना हुआ ना, तो मैंने प्रॉपरली विंटर का ही स्टफ डाला हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात है कि दोपहर में हमारे यहाँ भी गॉड ग्रेस थोड़ी सी अच्छी धूप चल रही है, लेकिन सुबह शाम की ठंड है, तो प्लीज़ स्वेटर डालिए, शॉल डालिए, कुछ इस तरह की सारी चीज़ें करिए। अब बात करेंगे आपका बेडिंग का क्या सिस्टम है। बेड है, हालांकि हर कोई जानता है, बट हमारे शास्त्र में देखो एक एक चीज़ का इंडिकेशन, इसलिए आयुर्वेद को बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल भी है। आयुर्वेद सिर्फ ये ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस है, पूरी पूरी लाइफ स्टाइल साइंस है, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है आयुर्वेद। तो जो आपका बेड होता है उस पर कंबल है, रजाई है, सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। पुराने टाइम में मृग के चर्म होते, व्याघ्र के चर्म होते थे, वो सारी चीज़ें बिछी होती थी, उनके लिए अजिन वर्ड यूज़ किया है। और कंबल और रजाई के लिए वर्ड प्रावार वर्ड यूज़ किया है। तो जो लोग प्रिपरेशन वगैरह करते हैं उनके लिए इस तरह की टर्मिनोलॉजी काम आएगी। कौशेय मतलब रेशमी वस्त्र का धारण कर सकते हैं। और अगर ठंड के हिसाब से देखना चाहिए तो ठंड के हिसाब से 2 ही 3 जो स्टफ होता है आपके लिए बेटर होता है। तो कॉटन हो, दैट शुड बी मोटा कॉटन होना चाहिए। सिल्क भी आप हर मौसम में पहन सकते हैं, ये और हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी है कि सिल्क वगैरह के लिए निषेध नहीं होता, हर ऋतु में हर जगह चल जाता है। तो रेशमी वस्त्र होता है, दैट इज प्योर की बात कर रही हूँ। एथलेटिक वाला जो होता है वो बहुत वार्म हो जाता है, बहुत चिल्ड सा फीलिंग आता है। ठीक है, वुलन तो हर कोई जानता ही पहनने को। ये तीसरी साउंड, नमस्ते मैम। और प्रमेड़ी और कुथक वर्ड जो है वो कंबल व रजाई जो कलरफुल होते हैं उनके लिए यूज़ होगा है। तो ये वर्ड मैं क्यों बता रही हूँ, नॉर्मल लोग भी सुन रहे होंगे तो सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो यूजी वगैरह की बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो AIPGT जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारा हेमंत ऋतु की दिनचर्या में चरक में ये सारे वर्ड आए हैं, सारे शब्द आए हैं, सारे टर्मोलॉजी आई है। दैट इज प्रावार है, प्रावार मतलब कंबल या रजाई हो गया। अचिन मतलब मृग या व्याघ्र चर्म हो गया। कौशेय मतलब दैट इज योर रेशमी वस्त्र हो गया। प्रमेणी और कुथक का मतलब होता है कलरफुल कंबल वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब बात किया। उसके अलावा और ये तो आपकी बेडिंग की बात हो गई थी। अगर कपड़ों की अगर बात करेंगे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वो भी हमारे शास्त्र में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो भारी तथा गर्म वस्त्र का धारण करने, तो जो पहनने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मैंने क्या कहा, मोटा कपड़ा पहनिए। कॉटन अगर पहनना है तो मोटा कॉटन पहनिए।
और ऊनी कपड़े पहनिए, गर्म वस्त्र का धारण करिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्राइलिक वगैरह की प्रिपरेशंस वाली जो चीज़ें आती हैं, मतलब जो जिनसे बना था वो भी काफ़ी गर्म होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें पहन सकते हैं। अपने शरीर पर अगरू का गाढ़ा लेप लगाने के लिए ये चरक जी ने क्रिस्टल क्लियर बोला हुआ है। और जब आप भाव प्रकाश में आते हैं तो उन्होंने केसर के लेप के लिए भी बोला हुआ है। केसर जो होता है हमारा वर्ण घर में आता है, और अगरू जी जो होते हैं थोड़ा सा उष्णता लाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लेप के लिए बोला है। और एक और चीज़ जो है इस ऋतु में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि आपने कई सारी ऋतुएं देखी, जैसे ग्रीष्म ऋतु थी वहाँ पर आपने देखा कि क्वाइटस या सेक्स का मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसी तरह वर्षा ऋतु में भी जब आते थे वहाँ पर भी सेक्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब नहीं मैथुन करना था या संभोग नहीं करना था। बट जब आपका शिशिर ऋतु आता है या हेमंत ऋतु आता है तो यहाँ पर यथेष्ट वर्ड चरक जी ने साफ साफ यूज़ किया है। मीन्स आप उतना सेवन कर सकते हैं जितना आपकी ताकत है या इच्छा है। अब इच्छा से मैं आपको हमेशा कहूँगी कि अपनी मतलब पावर को जरूर देखिए, आपके अंदर कितना शरीर में जान है, कितनी डिजायर है वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर एक्सेस स्पर्म का लॉस होगा, एक्सेस शुक्र का क्षरण होगा, तो क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, वीकनेस वगैरह होता है, बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। तो एक्सेस सीमेन का लॉस नहीं होना चाहिए, अत्यधिक शुक्र का क्षरण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी यही होता है ना कि ब्रीथिंग शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, तो नहीं कम नहीं ज़्यादा वाला हिसाब तक। तो हेमंत और शिशिर ऋतु में आप मैथुन का सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अपनी इच्छा शक्ति के अलावा अपने शरीर की ताकत का भी जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चरक जी हमारे क्या कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। चरक जी कह रहे हैं कि बेड पर सुपुष्ट अंग तथा विशाल स्तन वाली अगरू लेपित स्त्री का आलिंगन करना चाहिए, तो उनको आप हक कर सकते हैं, उनके साथ काम क्रीड़ा कर सकते हैं। और वो जो आपकी मिसेज होनी चाहिए, जो आपकी स्त्री है, जो आपकी पत्नी है, उसके अंदर भी डिजायर हो। यौवन मद से उन्मत्त स्त्री का उन्होंने बोला है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी वाइफ का मन नहीं है उसके बावजूद भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया कि प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। शास्त्र आपको बोल रहा है, बट आपके पार्टनर की मर्जी, आपके पार्टनर की डिज़ायर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर पार्टनर की डिज़ायर नहीं है तब आपको सोचना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रकारों ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है। चलिए, अब इसी से मैं बात और क्या, एक चीज़ और हमेशा जो होता है कि किसी भी ऋतु में क्या चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इंडिकेशन से पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो त्याज्य आहार विहार है, कौन सी डाइट नहीं खाना पीना है, कौन सी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, वो हमें जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें जो लघु आहार है वो नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी इस ऋतु में आप मात्रा से गुरु और द्रव्य से गुरु, मतलब अमाउंट भी ज़्यादा ले सकते हो और गुरु आहार पदार्थों का सेवन कर सकते हो। तो क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है लघु आहार का सेवन नहीं करना है। वातल आहार जो है उनका सेवन नहीं करना है, जो वातवर्धक आहार है उनका सेवन नहीं करना। कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं खाएंगे जो बहुत ड्राई होगा, जो आपके अंदर जाकर वात प्रकोप करेगा, और जो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होगा। प्रमिताशन वर्ड हमारा क्रिस्टल क्लियर मतलब शास्त्र इंडिकेशन दे रहा है। इस ऋतु में ये नहीं करेंगे कि हमें वेट लॉस करना है तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, बहुत कम खाएंगे, उस तरह का नहीं करेंगे, नपातुला वाला हिसाब था। तो बहुत लाइट चीज़ें नहीं खाइए, बहुत ड्राई चीज़ें नहीं खाइए, और अमाउंट में बहुत कम चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका डाइट की। अगर मैं बात कर लूँ, अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ, मतलब कि आपकी क्या होनी चाहिए, तो हवा के झोंकों को डायरेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये नहीं कपड़े पहने नहीं है और बाहर खड़े हो गए, बढ़िया से हवा सेंक रहे हैं, और उसके बाद हमको कहेंगे कि हमें जुकाम हो गया, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग के साथ आपने देखा होगा इस मौसम में इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं। या कई बार कुछ लोग फैशन के चक्कर में कपड़े नहीं पहनते, या कई बार बच्चे जो होते हैं ना मनमानी करते हैं, टीनेज के, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, दोनों। फीमेल्स हालांकि तो फेमस है कि भाई फीमेल्स कपड़े नहीं पहनती हैं, खास करके शादी ब्याह पार्टी वगैरह में, बट वैसे पहनते हैं। बट कई बार बच्चे बहुत मनमानियां करते हैं, तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि डायरेक्ट हवा के झोंके उनकी बॉडी को टच नहीं करें, मतलब प्रॉपरली हमेशा पहने ओढ़े रहें। और उदमंथ का सेवन नहीं करना। उदमंथ क्या था? सत्तू था, जो सत्तू में पानी और चीनी घोल डाल करके जो उसका बना लेते हो पीते हैं, उदमंथ हमारे यहाँ शास्त्र में बोलते हैं। तो उदमंथ वर्ड मतलब सत्तू में जो चीनी और पानी डालकर घोल बनाया है, उस घोल का सेवन इस ऋतु में नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमेशा इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए कि क्या करना है, उससे ज़्यादा क्या नहीं करना वो भी पता होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु की ऋतुचर्या थी, तो मेजॉरिटी लोग को बहुत सारी चीज़ें पता थी, पर तब
पर भी मैंने कहा चलो सीज़न शुरू हो रहा है तो सीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, इस मौसम में आपके पास एक बहुत अच्छी सी आज़ादी हो गई, आप मात्रा पूर्वक आहार सेवन कर सकते हैं। जैसे गुरुणाम अर्धसौहित्यम हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु पदार्थ आधा पेट खाते हैं, तो इस मौसम में थोड़ा सा आप ज़्यादा खा सकते हैं। और लघु पदार्थ को भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता, तो बस इस मौसम में आपको लघु चीज़ें नहीं खाना है, स्निग्ध चीज़ें खा सकते हैं, ऑयली स्पाइसी चीज़ें खा सकते हैं। सारी चीज़ें इस तरह के खाने पीने के जो कार्यक्रम है, जो आपका दिल करता है, वो सारी चीज़ें खा सकते हैं। खाना नहीं है, मैंने एक वर्ड नहीं यूज़ किया, पर अपनी जठराग्नि का ख्याल रख कर के खाना है, अपनी उम्र का ख्याल रख के खाना है। बच्चे जो हैं, आपको पता है उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है, खास करके जो बच्चे खेलते कूदते हैं तो उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है, तो वो सारे लोग खा सकते हैं। वृद्ध जो होते हैं उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती, तो उनको खाते हो तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। यंग एज के लोग भी, जो लोग सिटिंग जॉब वगैरह करते हैं, उनकी डाइजेस्टिव फायर उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो उन सारे लोग को खाना है। ये सारी चीज़ें खाने के लिए शास्त्र कह रहा है, पर तब पर भी हम अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी प्रकृति, अपना हमारा कैसा वजूद है, हमारा कैसा अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी क्या चीज़ को एडजस्ट कर सकती क्या नहीं, उस बात का ख्याल रखते हुए खाएंगे पिएंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें फॉलो करिएगा और फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। अब इसी बात के साथ एक बात और आज हम करेंगे, कुछ चीज़ों की मैं बात करूँगी और अभी टाइम भी है। आज मैं कोई कुंडली नहीं ले रही हूँ, आज प्योर आयुर्वेद की चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि कुंडली अगर किसी की लेनी होगी तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अब हमारा शास्त्र कहता है कि किन लोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो या चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, किन लोग की चिकित्सा करनी चाहिए, किन लोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और चिकित्सा कराने के बाद जो वैद्य को धन नहीं देता है उसके साथ में क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग खुद ऊहापोह में फंस जाते हैं, किसकी चिकित्सा करें किसकी चिकित्सा नहीं करें, तो हमारा शास्त्र कुछ चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर बता रहा था, मैंने कहा चलो आज उसी की बात करेंगे। हेमंत ऋतु में शायद एक चीज़ और छूट गई है, हालांकि वो भी अभी मैं आपसे बात करूंगी, वो थोड़ा सा अलग सा है, तो बात कर लेते हैं निःशुल्क चिकित्सा कराने का क्या है। जैसे निःशुल्क चिकित्सा का ये है कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे गरीब हों तो मैं तो उनसे नहीं लेती हूँ, बट उनका कई सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको पैसा दे जाते हैं, बट कई सारे लोग की पॉकेट अफोर्ड करती है और सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब फिजिशियन के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं तो उनका जो है वो फीस नहीं देना चाहते। तो ऐसे सारे लोग के लिए मैं बता रही हूँ, हमारा शास्त्र वर्ड यूज़ करता है दुर्मति। तो जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जुड़े हैं उनको एक चीज़ समझ में आएगी, ऐसे सारे के लिए वर्ड यूज़ होता है दुर्मति। तो वो लोग दुर्मति हैं, उन लोग की खराब मति है, मूढ़ रोगी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे इंसान की आप चिकित्सा करते हो तो होता क्या है, उनका जितना पुण्य होता है वो चिकित्सक को लग जाता है। ये शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलता है। इसलिए कभी भी किसी चिकित्सक के पास अगर आप चिकित्सा कराने जाते हैं तो आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से जरूर दीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो उनकी फीस अच्छे से दीजिए, नहीं अलाउ करती है तो भी जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, लेकिन फ्री में चिकित्सा मत लीजिए। क्योंकि अगर आप फ्री में चिकित्सा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम वही फंसेगी कि आपका सारा पुण्य चिकित्सक के पास चला जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चिकित्सा रोगी कौन से ऐसे रोगी हैं जिनकी चिकित्सा करनी चाहिए। हमारा शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब इस तरह की प्रॉब्लम फंसती है कि किसकी चिकित्सा करें किसकी चिकित्सा नहीं करें। तो वहाँ से क्वेरी थी, तो वहाँ पर बताएं या कौन सा पेशेंट है त्याज्य है, या हमारा शास्त्र बहुत सारी बीमारियों का असाध्य तो बता दिया है, हमें खुद ही पता होता है। असाध्य बीमारी है तो मरीज का ट्रीटमेंट करना है तो कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा लीजिए, जैसे मॉडर्न वाले या एलोपैथ वाले करते हैं, उसी तरीके से आप भी एक कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करा लिया, सिग्नेचर करा करके ही चिकित्सा करने की कोशिश करिए। तब पर भी शास्त्र में क्या क्या इंडिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो निज प्रकृति वर्णाभ्याम युक्त पेशेंट की प्रकृति जो है सुरक्षित हो। जैसे हमारा शास्त्र बोलता है ना, जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो पेशेंट की प्रकृति बरकरार है, उसका वर्ण जो है वो बरकरार है। कई बार आप देखते हैं कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया तो प्रत्याख्याय मरीज है, मरीज को आपको बता देना है या उसके परिजनों को बता दीजिए कि ये मरीज नहीं बचेगा। सत्वेन, मरीज का सत्व सही होना चाहिए, सत्व सुरक्षित होना चाहिए। अब अल्प सत्व का जो मरीज होता है कायदे से उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसमें अपयश बहुत मिलता है। शास्त्र बता रहा है, उसमें मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बता रही, चक्षुषा सारी इंद्रियां ठीक हो। अभी यानी कि इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो आप समझते हो ना मरणासन अवस्था होती है।
वैद्य भक्तो, एकदम क्रिस्टल क्लियर और मैं भाव प्रकाश से आपको बता रही हूँ, वैद्य में भक्ति हो और वैद्य के लिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे क्या होते हैं, वैद्य के आपके अंदर आपसे दोष देखते हैं, आपके दुश्मन बनते हैं, तो ऐसे लोग की चिकित्सा करने को शास्त्र मना कर रहा है। जितेंद्रिय, जिनको अपनी इंद्रियों पर दम हो, क्यों इंद्रियों पर अगर वो दम हो, आपने कुछ खाने पीने को कहा, परहेज करने को कहा, पेशेंट कर ही नहीं पा रहा है, तो उसकी चिकित्सा आप नहीं करेंगे। आयुष्मान, उसकी आयु शेष हो। अब पुराने जमाने के जितने वैद्य होते थे वो सारे लोग क्या होते थे, एस्ट्रोलॉजर होते थे, तो वो देख करके समय के हिसाब से मरीज आया तो हमारे प्रश्न कुंडली जैसे बनती है वैसे वो प्रश्न कुंडली से विचार लेते थे कि इस मरीज की आयु शेष है कि नहीं शेष है। साध्य रोग से पीड़ित, जो साध्य रोग से पीड़ित है उसकी चिकित्सा करना, आप कहोगे असाध्य की नहीं करना, असाध्य की करनी है, बट पेशेंट को और उसके परिजनों को बता देना कि भाई बीमारी असाध्य है, नहीं तो आपको अपयश मिलेगा और यश कृति सभी चीज की हानि होती है। द्रव्यवान हो, मरीज के पास पैसा हो। अब यहीं पर शास्त्र हमारा एक और चीज कहता है कि जो मरीज नहीं वैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको पुत्रवत समाचार हो तो आप उनकी सेवा करते हो चिकित्सा, लेकिन द्रव्यवान बोला गया है, क्योंकि आप मान लो कोई दवाएं देंगे, कुछ बताएंगे, मरीज कर ही नहीं पाएगा तो फिर कहाँ से ठीक होगा। ठीक है। उसके अलावा मित्रवान हो, आपका हितैषी हो, उसके बहुत सारे मित्र वगैरह हो, हितैषी लोग हो, जिसके कोई नहीं होगा फिर उसका कौन क्या करेगा, ये तकलीफ आएगी। आस्तिक हो, आस्तिक का मतलब भगवान में विश्वास का तो होता ही है, वेदों में विश्वास का होता है, लेकिन आस्तिक यहाँ पर मतलब है जिनको आयुर्वेद में विश्वास हो। तो जिनको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है उनकी चिकित्सा नहीं करना है, क्योंकि एलोपैथिक माइंडसेट वालों की जब आप चिकित्सा करोगे ना तो कोई पथ्य पालन करते ही नहीं, और जब कोई पथ्य पालन नहीं करते हैं तो तकलीफ फिर तकलीफ होती है। और वैद्य का कहना माने, अब हमने कह दिया नहीं खाना है भूख के बगैर, लेकिन ना जी हम तो 2 घंटे पर अपनी बॉडी के अंदर कुछ कुछ डालते जाएंगे, तो फिर वहां पर तकलीफ होती है। ठीक है। तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर याद रखिए कि चिकित्सीय रोगी जो है, जिन रोगियों की चिकित्सा करना चाहिए, उन भाव प्रकाश ने ये 11 तरह के रोगी बताए जिनकी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। चलिए, अब जब चिकित्सीय रोगी की बात हो गई तो बात फिर आ जाती है अचिकित्सीय रोगी भी होंगे, है ना। जब हम चिकित्सा करने की बात करते हैं तो हम अचिकित्सा की भी बात करते हैं कि कौन से रोगी ऐसे हैं जिनकी हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो अत्यंत क्रोधी, जो बहुत ज्यादा क्रोध करता है, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चंड जो होते हैं, उसके लिए हमारा आयुर्वेद शास्त्र चंड वर्ड यूज करता है, उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। साहसिक, साहसिक मतलब होता है कि आपकी जो क्षमता होती है उसके ऊपर से कार्यक्रम जो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यक्षमा के कारण में बोला जाता है, अपनी क्षमता से ऊपर भी जो लोग कार्यक्रम करते हैं उनकी चिकित्सा नहीं करना है। आपने कहा ये काम नहीं करना है, मरीज को बोला वजन नहीं उठाना, मरीज को पता चला वजन उठा रहा है, या किसी तरह की और चीजें होती हैं। भीरू है, जो बहुत डरपोक है, उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी है। कृतज्ञ है, जो लोग आपका उपकार नहीं मानते, जिनके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, उनकी भी चिकित्सा हमें नहीं करनी है। व्यग्र, जो लोग बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत एंजाइटी बहुत ज्यादा, मतलब उनके अंदर ना बहुत पैनिक हुए पड़े रहते हैं, हमेशा उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, उनकी भी चिकित्सा नहीं करना। शास्त्र हमारा सीधे सीधे कह रहा है। ठीक है। शोकाकुल है, जो हमेशा परेशान ही रहते हैं, शोक से हद से ज्यादा परेशान है, उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी। मुमूर्षु, जिनका जीवन ही शेष नहीं बचा है, जो मृत्यु की इच्छा रख रहा है या जिसका जीवन शेष नहीं बचा है, उन सभी लोगों की भी चिकित्सा नहीं करना है। कर्णश विहीन, इंद्रियां ही से हीन हो गया, इंद्रियां सारा काम करना बंद कर दी, ना उनको सुनाई दे रहा है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना उनको स्वाद आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, सारी इंद्रियों से विहीन हो चुके, तो उनकी चिकित्सा हमें नहीं करना है। आपको पता है कि मरीज अब जाने वाला है एक्चुअली। बैरी है, जो दुश्मन है, देश का, समाज का, वैद्य वर्ग का दुश्मन है, उनका भी चिकित्सा करने के लिए क्रिस्टल क्लियर मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। वैद्य विदग्ध, वैद्य के साथ धूर्तता करने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वैद्य के साथ ही धूर्तता करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करना। श्रद्धाहीन, आप में कोई श्रद्धा उद्धा नहीं रखते हैं, तो उनकी भी चिकित्सा नहीं करना। शंकित है, संशय रखते हैं, आपने कुछ भी उनको बताया उसमें वो कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, आपने ये बता दिया, उनको संशय होगा कि ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे, तो फिर ऐसे मरीज ठीक नहीं होते हैं। भिषजाम विधेय, आपका कोई भी कहना होना नहीं मानेंगे, जो आपने कहा उसके उल्टा पुल्टा ही करेंगे। भिषक विधा, अपने आप को खुद ही चिकित्सक समझते हैं, तो जो भी इस तरह के मरीज होते हैं उन सारे लोग की चिकित्सा नहीं करनी है। उसके अलावा हमारे पाठक सर एक बात और कहते हैं, वो क्या, कि अपने घर वालों की चिकित्सा नहीं करनी। क्यों? घर वाले आपकी कोई कीमत ही नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे कुछ, अपने मन की बुद्धि लगाते हैं, तो अपने घर वालों की चिकित्सा नहीं करना, तो क्योंकि पथ्य जो भी पालन करने को आप बोलोगे वो मानेंगे ही नहीं, तो आप उनको उनकी चिकित्सा नहीं करना। कहते हैं ना, कहा होता है अपने घर की मुर्गी घास बराबर होती है, तो आपकी कोई बात नहीं मानते, उनकी चिकित्सा नहीं करना। अपने पड़ोसी की चिकित्सा नहीं करना, क्योंकि वो भी आपका कहना नहीं मानेगा, वो अपनी ज्यादा चतुर चला के ही चलाएगा, है ना। और रिश्तेदारों का ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो इन सारी चीजों के अलावा अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का और अपने रिश्तेदारों की भी चिकित्सा नहीं करनी है। इस बात का ख्याल रखें।
अगर मान लो गलती से ऐसे लोग की चिकित्सा करनी पड़ जाती है तो पहले उनसे बोलिए कि क्या आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। अगर वो हामी भरते हैं तो चिकित्सा करिए, वरना चिकित्सा मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसे में चिकित्सा करेंगे तो सिर्फ धन और यश की हानि होती है और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं प्रॉफिट होता है? क्योंकि होगा क्या, आपने जो बोला वो न कोई पथ्य पालन करेंगे, न दवा सही से खाएंगे, और कई बार अपनी बुद्धि लगाएंगे, कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, और जब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो सारा ब्लेम आप पर डाल देंगे कि आपकी दवा चल रही थी तो इस वजह से ऐसा रिजल्ट आ गया। वो फिर नहीं ध्यान देंगे कि जो हमें बताया था चिकित्सक ने, हमने उस किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ से तकलीफ होती है। या तो फिर समझ गया कि भाई चलो ठीक है, हम अपना कर्म करते हैं, ये ठीक हो ना हो। और कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि उसका मरीज नहीं ठीक हो, इस वजह से कर रहे हो। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ख्याल रख करके ही चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होइए, ठीक है। उसके अलावा सुश्रुत जी ने एक और बात कही है कि जो इंसान वैद्य का सम्मान नहीं करता है उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब मान लो आप किसी मरीज का चिकित्सा करना जा रहे हो, वो आपका सम्मान ही नहीं करता, तो चाहे आयुर्वेद का कोई सम्मान नहीं करता तो आयुर्वेद के चिकित्सक को उनका सम्मान मतलब चिकित्सा नहीं करना चाहिए। और पर्टिकुलरली मान लीजिए आपसे कोई उसको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपको ऐसे मरीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और इस बात के लिए आपका शास्त्र क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, चरक सुश्रुत क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, भाव प्रकाश जी कर रहे हैं। और जब इतने बड़े बड़े लोगों ने कह दिया तो फिर संशय की मतलब गुंजाइश नहीं रह जाती है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और है कि कहाँ कहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये कुछ लाइफस्टाइल की भी बात हो जाती है, कुछ हमारी कह सकते हैं कि इथिक्स की भी बात हो जाती है, लेकिन हमारा शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि कहाँ कहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्य के पास में जब आप चिकित्सा कराने जा रहे हो तो आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसी तरीके से गुरु के पास भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ज्योतिषी या दैवज्ञ के पास में, दैव को भी जो जानता है उसको ज्योतिषी के लिए हमारा शास्त्र दैवज्ञ वर्ड यूज करता है, तो दैवज्ञ या ज्योतिषी के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवता के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर हम जाते हैं ना तो बोलते हैं या तो एक लोटा जल लेते जाओ या फूल माला कुछ भी लेकर के जरूर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र के घर भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप फल ले जा सकते हो, आप मिठाई ले जा सकते हो, आप कुछ भी ले जा सकते हो या द्रव्य ले जा सकते हो। और मंदिर के लिए जहाँ तक है मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं हो पाता है तो सिंपल सा एक लोटा जल ले जा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, पर खाली हाथ मत जाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं है आपके पास में तो आते हो तो रास्ते में कोई पेड़ दिखता है तो उसकी 2 पत्तियां ही तोड़कर अपने घर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं जो मैंने बताना छोड़ दिया था। हेमंत ऋतु की चर्या में, हेमंत ऋतु की चर्या में अगर आप बात करेंगे तो वाग्भट्ट जी ने कहा हुआ है व्यायाम करना चाहिए। हेमंत ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। और ये ऋतु ऐसा है क्योंकि सब आप उल्टा पुल्टा कर खाएंगे, मात्रा से अधिक आहार भी कई बार सेवन कर लेंगे, गुरु पदार्थों का सेवन कर लेंगे। जब इतना सब कुछ सेवन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है व्यायाम इस ऋतु में जरूर करना है और अच्छे से करना। शिशिर और हेमंत ऋतु दोनों व्यायाम करने के लिए बहुत बढ़िया ऋतु है, तो दोनों में व्यायाम करेंगे। उसके अलावा वाग्भट्ट जी ने इस ऋतु में धूमपान बोला हुआ है। अलग से मैं क्यों बता रही हूँ, ये चरक में नहीं है, ये हमारे वाग्भट्ट जी ने बोला है। धूमपान का मतलब होता है कि हमारे यहाँ एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो उसको नाक से लेते हैं, तो आप बोल सकते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम की कुछ ड्रग्स रहती हैं उनको नाक से लेते हैं, तो दैट इज नोन एज दी धूमपान। ऑयल नहीं है वो, उसका फ्यूम जाता है अंदर, मेडिकेटेड धूम आप कह सकते हो वर्ड। और अंजन लगाना चाहिए, ये भी हमारे वाग्भट्ट जी ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रखा है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और अच्छी सी बताऊंगी नस लेने के। हालांकि नस के बारे में प्रॉपर वीडियो मैंने डाला हुआ है और आप सारे लोगों ने उसको सुना हुआ है, लेकिन एक आपको बहुत सस्ता सा नस्य आज बता रही हूँ। सस्ता सा क्या है, आपके सरसों तेल का नस्य है, ठीक है। अब मैं तो वैसे बनाती हूँ, सरसों तेल में क्या करती हूँ, अजवाइन को पका लेती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सरसों तेल पकाती हूँ और फिर मैं उसमें अजवाइन डालकर पका लेती हूँ और पका करके धीमी आंच पर ही छान करके रख लेती हूँ। और इस मौसम में बहुत बढ़िया से, ठंडी के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, नस लेते पंखा नहीं चलना चाहिए, तो बहुत गर्मी होती है, बहुत सड़ी सी बरसात वाली मौसम होता तो ले नहीं पाते क्योंकि पंखा नहीं चलाना है, तो होता है ना कि कैसे लेंगे। तो वहाँ पर हमारा शास्त्र सीधे कह रहा है कि कटु तेल का नस्य लेना चाहिए, कड़ सरसों के तेल का नस्य लेना चाहिए। नित्य अभ्यास नियोजित, डेली लेना चाहिए, तो डेली लीजिए। और उसके लिए और क्या कह रहा है, अगर आपको कफज विकार है तो कब लेना है, सुबह सुबह नस्य लेना है। अगर आपको पित्तज विकार है तो उस केस में मध्याह्न में लेना है, ठीक है। आफ्टरनून का जो सीजन, आफ्टरनून तो अपराह्न हो जाता है, मध्याह्न का मतलब नून हो जाता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो दोपहर में लेना चाहिए जब पित्तज विकार होंगे। और अगर वातज विकार है तो शाम को नस्य लेना चाहिए, ठीक है।
किसका? सरसों के तेल का। बहुत ज़्यादा इस मौसम में तो गर्मी नहीं होती है, अब तुरंत कुछ लोग बुद्धि लगाएंगे सरसों का तेल तो बड़ा गर्म होता है, धूप रहेगी। भाई जी इस मौसम में गर्मी इतनी नहीं होती है, तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है। अब इसको करने का फायदा क्या होगा? इसको करने का फायदा जो है वो है सुगंध वदना, आपका मुख जो है सुगंधित हो जाएगा, एक अच्छा सा मतलब कह सकते हो बहुत बढ़िया सा ऑरा हो जाएगा नशे लेने से। स्निग्ध स्वरा, तो आपका जो स्वर है वो स्निग्ध हो जाएगा, जो टूटा फूटा छाम छीन सा स्वर निकल रहा है वो ठीक हो जाएगा। विमलेंद्रिय, सारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, विमल हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी। और मैं बताऊं आपकी आई साइट बहुत अच्छी से इंक्रीज हो जाती है। नाक में बार बार लगता है कि नहीं कचड़ा सचड़ा बन रहा है, तो इस सरसों के तेल का नशे लेंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। और चूंकि मैं खुद लिया हुआ है काफी लंबे टाइम, और अभी मैंने फिर से बना कर रखा, मैं फिर से लूंगी, इस वजह से आप लोग को भी बता रही हूँ। निर्बली, तो जो बली वगैरह झुर्रियां उर्रियां पड़ती हैं स्किन में या फेस की स्किन में, वो सारी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पलित व्यंग, बाल जो पक रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि नस्य जो होता है ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब क्लाविकल से ऊपर, कॉलर बोन से ऊपर जो कुछ भी है उन सब के लिए बहुत अच्छा है। झाई वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो वो लेडीज़ के लिए बहुत होता है। हालांकि आजकल जेंट्स को भी इस तरह की चीज़ें होने लगी, वो क्योंकि ज़्यादा मोबाइल ज़्यादा चीज़ों की वजह से हो रहा है। भयवत नस्य सीलेना, जो लोग डेली नस्य का सेवन करते हैं तो सोचो आपकी आइस बहुत अच्छी सी हो जाएगी, आपका नोज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कचरा सचड़ा वगैरह की तकलीफ है वो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, कोई झुर्रियाँ नहीं निकलेगी, कोई झाई नहीं निकलेगी, आपका स्वर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्यों ना नस्य का सेवन किया जाए। और कड़ू तेल का नस्य तो बहुत सस्ता सा है, तो लीजिए, और लेने के बाद में अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ आप शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अभी टाइम है तो एक चीज़ आपसे आज और बात करूंगी, दैट इज़ व्यायाम के क्या क्या फायदे हैं। व्यायाम का बात कर ही लेते हैं, समय है तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हालांकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूं, क्योंकि इस मौसम में व्यायाम का सेवन करना चाहिए। अब व्यायाम से क्या क्या फायदे हैं उसकी बात करेंगे। तो व्यायाम को बोला गया अर्धशक्ति, तो अर्धशक्ति का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपको माथे पर पसीना आने लगता है, आर्म पिट में पसीना आने लगता है तो अर्धशक्ति बोला जाता है, या सांस ऊपर आने लगती है मुंह की तरफ, तब उसको बोलते हैं अर्धशक्ति। हालांकि वो भी बात करेंगे, बट व्यायाम से क्या क्या फायदे हैं, एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट है उसकी बात करते हैं। तो लाघवम मतलब शरीर में लघुता आती है, जो भारी भारी सा ना, कुछ लोग के शरीर में हमेशा भारीपन लगा रहता है, आलस लगा रहता है, तो अगर आप व्यायाम करते हो तो हमारा शास्त्र एकदम सीधे सीधे क्या करा, लाघव आता है, लघुता आती है, बहुत लाइट लाइट सा फील होता है। कर्म सामर्थ्य, काम करने की क्षमता डेवलप होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमसे तो काम ही नहीं करता होता है, तो प्लीज़ व्यायाम करिए, आपके अंदर काम करने की क्षमता भी आ जाएगी। विभक्त घन गात्रता, यानी कि एक तरीके से सही सोचो तो आपकी बॉडी बहुत टोन्ड हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें दिखती हैं, अच्छा सा एक कह सकते हैं ना बहुत टोन्ड बॉडी हो जाती है, बहुत बढ़िया सा कह सकते हैं ना, क्या बोलेंगे उसके लिए, आपकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी, है ना। दोष क्षय, दोषों का क्षय होता है, मैंने बताया था हमेशा कि व्यायाम का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यहाँ पर मैं भावप्रकाश से क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ, तो दोषों का क्षय हो जाता है, जो भी वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं उन सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अग्नि वृद्धि, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, आपके शरीर की अग्नि जब बढ़ेगी तो पक्का सी बात है आपकी अग्नि जब बढ़ेगी तो अच्छा खा भी सकेंगे और शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा। व्यायाम उपजाए, तो व्यायाम करने से ये सारी चीज़ें फायदा होता है। और क्या क्या व्यायाम से होता है, व्यायाम की वजह से जिन लोग का शरीर बहुत मजबूत हो चुका है, व्यायाम दृढ़ गात्र से, व्यायाम करने की वजह से जिनका शरीर, जिनका बॉडी बहुत मजबूत हुआ है, और व्याधिर नास्ति, जिनको कभी भी शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ना, कुछ लोग की बॉडी व्यायाम करने से इतनी मजबूत होती थी तो वो चाहे विरुद्ध अन्न खा लेते हैं और चाहे विदग्ध अन्न खा लेते हैं, वो भी पच जाता है। ये हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करा। तो हमको लोग को हमेशा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है कभी काल को, तो प्लीज़ व्यायाम करिए तो उन चीज़ों का इफेक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि चाहे विरुद्ध आहार है चाहे विदग्ध आहार है, वो दोनों तरह के आहार को आपका शरीर खा सकता है और साथ में क्या होगा, उनको पचा लेगा, और दोषों की क्षय और अग्नि की वृद्धि तो हो ही रही है। उसके अलावा और क्या क्या होता है, व्यायाम आप करते हैं तो व्यायाम करने से एक और फायदा होता है, आपका बॉडी जो होता है ना बहुत टोन्ड रहता है, मतलब फ्लैसिड नहीं होती, शिथिल नहीं होती। कुछ लोग की बॉडी बड़ी झूलती उलती सी लटकती सी नजर आती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सागर करा और शीघ्रता से नहीं होता। मतलब एजिंग प्रोसेस जो होता है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एजिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, ठीक है।
और ना ही अचानक मतलब बुढ़ापा आता है, तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, धीरे-धीरे आएगा। जब अगर आप व्यायाम करते हैं, और व्यायाम के लिए एक बहुत बड़ी बात क्या कही गई है, व्यायाम मतलब आपको, अगर जो लोग भी पतले रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी एकदम टोन्ड रहना चाहते हैं, बहुत कह सकते हैं ना, वेल टेक्सचर होना चाहिए आपकी बॉडी का, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, सिंपल सा लैंग्वेज है कि एकदम टोल्ड टाइट मसल्स वगैरह, जो लैंग्वेज सिंपल सी बात कर सकते हो कि आपकी मसल्स की टोन बरकरार रहेगी, आपकी बॉडी का रिदम बरकरार रहेगा, ये सारी चीज़ें चाहते हो, आपकी बॉडी दुबली पतली रहे, तो हमारा शास्त्र कहता है स्थौल्यम अपकर्षणम, मतलब पतले होने में बेस्ट होता है व्यायाम। तो जो लोग भी टोन्ड बॉडी चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं स्लिम एंड ट्रिम रहे, फिट रहे, तो उनको व्यायाम करना ही करना है। और क्या करते हैं कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके अंदर ताकत आती है, आप स्निग्ध भोजन वगैरह का सेवन कर सकते हैं, और ख़ास करके स्निग्ध भोजन वगैरह कर रहे हैं तो व्यायाम आपको करना ही करना है। और कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु है, शीत समय है, ये बहुत अच्छा समय होता है जब आपको व्यायाम करना ही करना चाहिए। और जो अलग ऋतुएं होती हैं, जैसे ठंडी के मौसम में तो आप जितना आपके पास बल है, जितना ताकत है, उतना व्यायाम करना है। लेकिन अगर अलग ऋतुएं आती हैं तो उसमें बलार्ध, मतलब आधा आपके अंदर रह गया, मतलब पसीना उसीना, अगर माथे पर पसीना आने लगता है तो अर्धशक्ति हो जाता है, सांस ऊपर ऊपर चढ़ रही है, थोड़ी सी हार्ट बीट वगैरह बढ़ रही, तो व्यायाम वहीं रोक दीजिए। तो मात्रा से अधिक व्यायाम का भी सेवन नहीं करना है। जैसे मात्रा से अधिक आहार का सेवन नहीं किया जाता है, उसी तरीके से मात्रा से अधिक, मतलब अपनी जो व्यायाम क्षमता है उससे ऊपर अधिक व्यायाम भी नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बात और करते हैं, व्यायाम का कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन लोग को लिए है। तो व्यायाम का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब है, तो भोजन के बाद नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, खाना खाकर खूब बढ़िया सा वॉक को करते हैं, तो भोजन के बाद में व्यायाम नहीं करना, तो इससे चलना भी नहीं होता। ये मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप लोग सुन लीजिएगा। संभोग के बाद भी, क्वार्टस के या सेक्स के बाद भी व्यायाम नहीं करना है। जिन लोगों को कास की तकलीफ है, खांसी उसी आ रही है, सांस की तकलीफ है, क्षय है, एकदम बहुत दुबले पतले जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं, उन सारे लोग को व्यायाम नहीं करना। रक्त पित्त का मरीज है, उनको नहीं करना, क्योंकि व्यायाम से थोड़ा सा पित्त बढ़ेगा तो रक्त पित्त और तकलीफ देगा। छत की तह, चोट चपेट लगी हुई, आपको पता है फ्रैक्चर वक्चर कुछ भी हुआ रहता है, कोई इंजरी होती है, उन सारे केसेस में व्यायाम नहीं करते हैं। शोष का मरीज है, बहुत है, लीन एंड थीन हो चुका है, सारी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, अंदर बहुत परेशान है, मतलब जैसे राजक्षमा वगैरह के मरीज, तो उन सारे लोगों को भी व्यायाम नहीं करना है, ये शास्त्र क्रिस्टल क्लियर कह रहा है। अब एक चीज़ और है कि जब इतनी सारी बात करी तो एक बात और होती है कि व्यायाम अत्यंत, अगर अधिक व्यायाम करते हो तो उसके क्या क्या दोष हैं। तो अधिक व्यायाम करने से आपको कास हो सकता है, आपको खांसी की तकलीफ भी हो सकती है अगर आप अधिक व्यायाम करते हैं।